नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रेम एक पूजा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ थोड़ी देर और ना। आवाज़ में मनुहार लाते हुए अचानक रिया ने मेरे हाथ को जकड़ लिया था। उसके इस अप्रत्याशित आवेग से मैं एक क्षण को हड़बड़ा गया था। मेरी कठोर हथेली उसके नरम गुदाज हथेली की पकड़ में थी। मेरे सारे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। सर्दी की उस शाम को भी मेरे माथे पर पसीना चू चू आया था। मेरी स्थिति को भांपते ही उसने सचेत होकर मेरा हाथ छोड़ दिया था। सॉरी, उसकी निगाहों में याचना थी। जाने दीजिए, आपका मन ना हो तो रहने देते हैं। उसने टेबल टेनिस रैकेट को स्टैंड में अटकाते हुए कहा। मैं क्या उत्तर दूं, मुझे समझ में ही नहीं आया। जब तक चैतन्य होता, उसकी छवि मोड़ से मुड़ते हुए आंखों से ओझल होती गई थी। रिया को हमारी इस शाखा में आए कुछ ही महीने हुए थे। पहले पहल बड़ी संकोची सी प्रतीत हुई थी। कम बोलना, लोगों से कम घुलना मिलना, बस अपने काम से काम रखना और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी जगह से उठना। एक दिन मैं घर के रास्ते पर था कि अचानक वह सड़क पर हैरान परेशान खड़ी नजर आई। सर्दियों के दिन थे और अंधेरा घिर चुका था। मैंने सहृदयता से कार रोककर उसके वहां खड़े होने का कारण पूछा। पता चला उसकी बाइक खराब हो गई थी। सो से मैकेनिक को देकर वह ऑटो का इंतजार में थी, मगर कोई ऑटो उसके घर तक जाने को तैयार नहीं था कि वापसी में खाली आना पड़ेगा। मैंने पूछा, रहती कहाँ हैं आप? आनंद विहार। अरे मैं भी उसके ही आगे दीनदयाल नगर में रहता हूँ। आइए आपको छोड़ दूँ। उसके चेहरे पर तसल्ली के से भाव पसर गए थे। कार की अगली सीट पर मेरी बगल में बैठकर वह अचानक मुखर हो उठी थी। गाड़ी कैसे खराब हुई? नए शहर में कितना डर लगता है। मैं ना होता तो क्या होता वगैरह। मैं तो समझता था कि आपको बात करना आता ही नहीं, पर आप तो अच्छा खासा बतिया लेती हैं। मैंने हंसते हुए उससे कहा था। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं खूब बोलती हूँ, पर अभी नया माहौल है। और क्या, वो महिलाओं के समूह में बैठ ज़्यादा बातचीत करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वही घर परिवार, पूजा पाठ, साड़ी गहनों की बातचीत, इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती ये लोग। तो हम लोगों से बात कर लिया करो। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, उसमें दिक्कत तो नहीं है, पर अभी थोड़ा समझ रही हूँ माहौल को। कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैं उसे लिफ्ट दे रही हूँ। उसने पहली बार गहरी नज़रों से मुझे देखा था। मैंने हंसते हुए कहा, अभी तो मैं आपको लिफ्ट दे रहा हूँ मैडम। वैसे आप निश्चिंत रहें, दफ्तर में सब शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं। और आप? मैंने शादी नहीं की है। वह निर्लिप्त से स्वर में बोली। क्यों? ये आपको पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। मेरा विश्वास ही नहीं है शादी नाम की संस्था पर। स्वर में थोड़ी तल्खी थी। अरे इतना गुस्सा? दुनिया में अधिकतर लोग इस संस्था को अपनाए हुए हैं और मेरे ख्याल से खुश ही हैं। आपके ख्याल से ना, मुझे तो लगता है दुनिया के अधिकांश लोगों के दुख का कारण यह शादी ही है। दो व्यक्ति प्यार के नाम पर आपस में बंधते हैं और फिर शुरू हो जाता है अधिकार जमाने का सिलसिला, जिसका पलड़ा भारी उसकी तूती और दूसरा बेचारा बन जिंदगी काटे। उसने मखौल उड़ाते हुए कहा था। एक और तो आप कह रही हैं आप शादीशुदा नहीं हैं, मगर शादी के बारे में बात इतने पुख्ता तरीके से कर रही हैं मानो पूरी रिसर्च ही कर डाली हो। मैंने पलटवार की मुद्रा में आते हुए कहा।
अरे तो हर बात क्या स्वयं ही अनुभव करके सीखी जाती है? दूसरे के अनुभव भी तो कुछ सिखाते हैं या नहीं? मेरे परिवार में असफल शादियों के कई उदाहरण हैं। उसके स्वर में उत्तेजना आ गई थी। चलिए जाने दीजिए, हम भी क्या मुद्दा लेकर बैठ गए हैं। आपके घर में और कौन कौन है? माँ नहीं है, मेरे बचपन में ही वह फांसी लगाकर मर गई थी। पिताजी हैं और बुआ जी, जिनका पति उन्हें छोड़ विदेश में जा बसा था। अरे और बहन भाई, एक डॉक्टर बहन है, असफल शादी की शिकार, पटना में है। ओह, उसकी तल्खी का कारण मेरी समझ में आ गया था। मैं आगे कुछ कहता तभी वह बोली, यहाँ से बाएं लेकर किनारे पर रोक दीजिए। अरे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं चली जाऊँगी। क्यों, डर रही हो कि कहीं चाय ना पिलानी पड़ जाए? नहीं, वो बात नहीं। मुझे किसी की बड़ी गाड़ी में आया देखकर पापा और बुआ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वह मुस्कुराई। मैंने बाय कहकर गाड़ी घुमाई कि उसने पीछे से पुकारा, रोहन सुनिए, कल सुबह मुझे यहीं से ले लेंगे। मैं रास्ते में मैकेनिक से अपनी बाइक ले लूँगी। इस मुलाकात के बाद हमारी पहचान प्रगाढ़ होती गई। शुरुआत में बातचीत सामान्य बातचीत तक ही सीमित रही। मैं अक्सर देर से लंच करता था। अब कई बार वह काम के बहाने मेरे लिए रुक जाती और हम साथ ही लंच करते। घर में कुछ नया बना हो तो मेरे लिए लेती आती। शायद इसकी जगह कोई और होता तो मुझे शंका होती, पर वह दिल्ली में पली बड़ी आधुनिक ख्यालों की लड़की थी। अतः उसकी निकटता को मैंने साधारण दोस्ती की ही तरह देखना शुरू किया। मुझसे उसके ख्यालात मिलते थे, इसीलिए वह मेरे साथ सहज थी। बस यही था मेरे मन में। आपके घर में कौन कौन है? एक दिन खाना खाते खाते उसने पूछा। मेरी पत्नी, 2 बच्चे, यानी कंप्लीट फैमिली। हाँ, और हैप्पी फैमिली भी। मैंने हैप्पी पर अतिरिक्त जोर देते हुए कहा। वह कहाँ हार मानने वाली थी। छूटते ही बोली, ये हैप्पीनेस केवल आपकी है या आपकी पत्नी भी उतनी ही खुश हैं आपसे? यह तो वह ही बताएगी, पर मेरी नज़रों में मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर और बेहतरीन स्त्री है। ऐसा आप सचमुच समझते हैं या मुझे इम्प्रेस करने के लिए कह रहे हैं? आपको भला क्यों इम्प्रेस करूं मैं? मैंने छूटते ही जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदले थे। आंखों की चमक एक क्षण को मंद पड़ी, फिर संभलते हुए बोली, कुछ नहीं, यूं ही कहा मैंने। पर हाँ, यदि आप सचमुच ऐसे विचार रखते हैं तो मैं ज़रूर आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ। वह मुस्कुराते हुए टेबल से उठ गई। दफ्तर में सारा दिन बस काम की ही नहीं, थोड़ा आनंद मौज का भी समय होना चाहिए और उसके साधन भी होने चाहिए। इसी सोच के साथ टेबल टेनिस की मेज और शतरंज की बिसात का आगमन हुआ। संयोग से दफ्तर में कुछ ही लोग थे जो टेबल टेनिस जानते थे और उनमें से भी हम 2-3 ही लोग थे जो वास्तव में समय निकालकर खेलने में रुचि लेते थे। कुछ लोगों का सख्त ऐतराज़ था कि हमसे तो दफ्तर का काम ही खत्म नहीं होता, इन्हें बड़ा समय मिल जाता है खेलने का। बहरहाल 22 के स्टाफ में से कुल जमा 5 या 6 लोग बचे जिन्हें खेल खेलने में रुचि थी। उसमें से भी टेबल टेनिस खेलने वाले हम 4 लोग। मैं कॉलेज के ज़माने से टेबल टेनिस खेलता आया था, अतः खेल पर मेरी अच्छी पकड़ थी। रिया भी काम चलाओ खेल तो खेल ही लेती थी। बस अक्सर शाम की चाय के बाद हम टेबल टेनिस के 2-2 हाथ लगाने चल पड़ते, कभी चारों तो कभी हम दोनों ही। कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था
कि रिया शाम के इस खेल को खेलने के लिए बड़ी लालायित रहती है। पहले जो घंटों अपनी टेबल पर लैपटॉप में नजरें गड़ाए रखती, अब शाम से पहले ही काम समेट लेती थी ताकि देर तक खेलने का मौका मिले। उसके व्यवहार में इस बदलाव को भी मैंने सहजता से ही लिया, पर आज उसके अनायास आवेग ने मुझे चिंतित कर दिया था। उसके स्पर्श की अनुभूति अब तक मेरे दिलो दिमाग में थी। उसका याचना भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। क्या चाहती है यह लड़की? क्या मेरे प्रति आकर्षित हो गई है? फिर मैंने अपने ही विचार को झटक दिया था। नहीं, रिया बच्ची नहीं है, 38 साल की है, जो परिपक्व महिला ही कही जाएगी। समय से शादी हो जाती तो किशोर वय के बच्चे होते उसके, और मैं खुद 44 पार का शादीशुदा व्यक्ति। दूसरे दिन वह उतनी ही सहजता से मिली। लगा ही नहीं कि कल कुछ अनायास घटा है। बात आई गई हो गई। एक दिन दफ्तर से निकलते समय फिर उसकी बाइक खराब हो गई। रोहन, मैं आपके साथ चल रही हूँ, उसने अधिकार से कहा। ठीक है, बस बीच में थोड़ा रुकना पड़ेगा, मुझे पत्नी के लिए कुछ खरीदना है, मैंने कहा। क्या बात है, अचानक पत्नी के लिए खरीदारी, वो भी उनके बिना? अरे कल हमारा त्योहार है, उसे बाजार जाने का समय ही नहीं मिला, सो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। मैंने पूजा के सामान के साथ साथ एक कशीदाकारी की चुनरी और उससे मिलता जुलता जूड़े का सेट खरीदा। अरे आपको पत्नी के जूड़े का साइज मालूम है? वह बड़े आश्चर्य के साथ बोली। हाँ, उसके साथ खरीदारी के लिए आता हूँ तो इतना ध्यान रहेगा ही ना, मैंने हंसते हुए कहा। एक मेहंदी का कौन भी देना, उन्हें मेहंदी लगाना अच्छा लगता है? उसने पूछा। उसे तो पता नहीं, मगर मुझे उसके मेहंदी और चूड़े से सजे हाथ बहुत पसंद है, और उसे ये पता है, इसीलिए वह हर त्योहार पर मेहंदी जरूर रचाती है, मैंने कार का दरवाज़ा खोलते हुए बताया। शायद इस बात को हफ्ता भी नहीं बीता होगा। एक दिन रिया दफ्तर आई तो हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी थीं, कलाई तक की मेहंदी रचाई थी। दफ्तर में सबका ध्यान उसकी ओर था। यूँ भले ही कोई कुछ न कहता हो, पर पीठ पीछे खुसुर फुसुर तो होती ही थी। उसका मेरे साथ समय बिताना लोगों की नज़रों में भी आ गया था। यह सब जानकर मैंने उसकी ओर ध्यान ही न दिया। लंच से पहले दफ्तर से निकल गया और छुट्टी से कुछ ही देर पहले वापस आया। वह मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। तुरंत मेरे पास आई। कहाँ थे आप दिन भर से? लंच में भी नहीं आई। देखिए कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। उसने अपने दोनों हाथ मेरी ओर फैला दिए थे। मेरे आसपास बैठे दोनों साथी आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। तभी रुचि वहाँ आई। रिया के मेहंदी लगे हाथों को देख बोल पड़ी। अरे वाह, कितनी सुंदर मेहंदी रचाई है, खूब खिल रही है तुम्हारे हाथों पर, और रंग कितना चटक आया है। रिया खुश होकर बोली। अच्छी लग रही है ना? मेरी बुआ कहती है कि जब मेहंदी चटक रंग में रचती है तो कोई बहुत प्यार करने वाला जीवन में आता है। इतना कहकर उसने कनखियों से मुझे देखा था। ओहो, तो ये बात है, यानी अब शादी का मन बना रही हो? रुचि ने उसे छेड़ा। क्यों, शादी के बिना प्यार नहीं हो सकता क्या? वैसे मैं मिस्टर परफेक्ट के इंतज़ार में हूँ, कोई भाग गया तो प्यार में पड़ ही जाऊंगी, उसने हंसते हुए कहा। एक पुरुष होने के नाते मुझे यह सब अच्छा लगना चाहिए था, क्योंकि मेरे जैसे अधेड़ उम्र के पुरुष की ओर यदि इस उम्र में भी उसके जैसी बेबाक और बुद्धिमान लड़की आकर्षित हो तो उसके लिए फख्र की बात ही होगी। पर मुझे अब उसकी हर बात में कुछ संदेशा नज़र आने लगा था, या कहूँ
कि उसकी बेबाकी से डर लगने लगा था। मन में कोई चोर ख्याल आता भी तो नैतिक मूल्य सामने आ खड़े होते, पत्नी का चेहरा याद आ जाता और मैं अपने आप को धिक्कारने लगता। समय यूं ही बीतता गया, गर्मियां आ गईं। यही एक ऐसा समय होता है जब दफ्तर में भी काम कम होता है और बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं। साल भर तो काम की व्यस्तता के चलते परिवार को ठीक से समय देना संभव न हो पाता। अतः साल भर की कसर मैं गर्मियों में निकालता। दफ्तर से 15-20 दिन की छुट्टी लेकर हम किसी नई जगह घूमने जाते और लौटते समय अपने पैतृक गांव में कुछ दिन बिताकर वापस आते। जड़ों से जुड़ाव बना रहना चाहिए, मेरा दृढ़ विचार था। बच्चों को इस यात्रा में खूब मज़ा आता। इस बार भी मैं सपरिवार मनाली निकल गया। प्रवास को 2 ही दिन बीते हुए थे। राजेश का फ़ोन आया। यार, रिया के पापा और बुआ का दुर्घटना में देहांत हो गया। व्हाट? मैं बेतरह चौंका। कैसे हुआ? शेयर टैक्सी में कहीं गए थे। वापसी में टैक्सी खाई में गिर गई, कोई भी नहीं बचा। मेरी आंखों के सामने रिया का चेहरा घूम गया। जल्दी लौटिएगा, मुझे खाली खाली सा लगेगा आपके बिना। आते समय वह मनुहार से स्वर में बोली थी। अब यह खालीपन उसके सारे जीवन में व्याप्त हो जाएगा। बेचारी, वापसी यात्रा के टिकट बुक थे, अतः मुझे इंतजार करना ही था। इस बीच उसे कई बार फ़ोन लगाया, मैसेज भी किया, मगर कोई जवाब न आया। शहर लौटते ही सबसे पहले उसके घर गया। दरवाज़ा उसने ही खोला। चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी, आंखें गहरी धंस गई थीं और शायद लगातार रोने से पपोटे खासे भारी हो गए थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। मुझे देखते ही वह दरवाजे से हटकर अलग खड़ी हो गई। मेरे अंदर आते ही उसने दरवाजे की सिटकनी लगा दी। मैंने अंदर आकर घर में नज़र दौड़ाई, उसके सिवा कोई नज़र न आया। और लोग कहाँ हैं? रिश्तों के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ रिश्तेदार आए थे, 13वीं के बाद चले गए। दीदी कल ही गई हैं, उनके पेशेंट इंतज़ार में थे। उसकी आवाज़ भारी थी। उसने मुझे सामने बिछे दीवान पर बैठने का इशारा किया। पानी लेंगे? मैंने इशारे से मना किया। वह भी मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। कैसे बात शुरू करूं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अचानक वह बोल पड़ी, बहुत डर लगता है मुझे अकेलेपन से। ऐसे अचानक छोड़ जाएंगे, कब सोचा था। अब मेरे लिए कौन है? कहते कहते उसके दर्द का बांध टूट गया था और वह हिचक हिचक कर रोने लगी। मैं उठकर उसके पास गया और उसके कंधे पर थपकी देकर उसे शांत कराने का प्रयास करने लगा। क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पास पाते ही वह मेरे सीने से आ लगी। उसके आंसू मेरी कमीज को भिगोने लगे थे। थोड़ी देर रोती रहने के बाद वह मुझसे अलग हुई। संयत होते हुए दीवान पर बैठ गई। मैं भी उसके निकट बैठ गया। पिता की तस्वीर की ओर देखते हुए उसने कहना शुरू किया, पापा अकेलेपन से बहुत डरते थे, बहुत पॉजिटिव थे हमें लेकर। माँ बेहद महत्वाकांक्षी महिला थी। उनकी महत्वाकांक्षा ही शायद उनकी मौत का कारण बनी। माँ के जाने के बाद पापा को हमेशा डर लगा रहता कि एक दिन हम भी उन्हें छोड़ जाएंगे। अक्सर कहते, मैं तो अपनी बेटियों को कहीं न भेजूं, जिसे इन्हें ब्याहना हो मेरे पास आकर रहे। शायद वे चाहते ही नहीं थे कि हम शादी करें। शादियां कैसे लोगों का जीवन खराब करती हैं, उन्होंने ही हमें बताया था।
20 साल की थी जब एक सहपाठी के प्रेम में पड़ गई थी। मैं आपके जैसा ही था, वह हैंडसम, खुले स्वभाव का। पापा को पता चल गया। उन्होंने उसके खिलाफ इतने कान भरे मेरे, पुलिस रिकॉर्ड है उसका। यह कहा अच्छा चरित्र नहीं है उसका, गुंडागर्दी करता है, ना जाने क्या क्या। कुछ लोगों से सबूत भी दिलवा दिए। पापा पर भला कैसे अविश्वास करती, वे गलत कैसे हो सकते थे। मैंने उसे छोड़ दिया। दीदी ने पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। पता नहीं हमारी परवरिश का असर था या क्या, उसकी भी शादी चल ना सकी। तब से शादी प्रेम सबके लिए मेरे मन में विरक्ति जाग गई। उसने गहरी सांस ली थी, पर आपसे मिली और उसकी याद आ गई। ऊपर से चाहे कितना ही निर्लिप्त होने का दिखावा करूं, मन तो निर्बंध होना ही चाहता है। शरीर है और साथ में अथाह कामनाएं भी हैं। मैं संज्ञा शून्य सा उसकी बातें सुन रहा था। यह उसका नया रूप था जिसमें मैं एकदम अपरिचित था। वह बोलती जा रही थी, सारी सुप्त कामनाएं आपसे मिलकर जाग उठी हैं। बहुत दिनों बाद किसी के साथ कुछ साझा करने का दिल करने लगा है। आप एकदम अपने से लगने लगे हो मुझे। मेरी आशा के विपरीत वह एकदम मेरे बहुत करीब आ गई थी, इतनी कि उसकी सांसों की गर्मी को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मैंने दूर हटने का प्रयास किया तो उसने कसकर मेरा हाथ जकड़ लिया था। ये अकेलापन मुझे मार देगा रोहन। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। उसकी निगाहों में लहराते आमंत्रण को मैं स्पष्टतः देख पा रहा था। मेरा संयम भी बांध तोड़ने लगा था। मेरी बाहें उसके इर्द गिर्द लिपट गईं। उसने अपना चेहरा मेरी ओर बढ़ा दिया था। कुछ अघटित सा घटने को था। उसी समय मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज घनघनाया। मेरा सम्मोहन टूटा। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ रोहन, यह सब गलत है रिया, समझने की कोशिश करो। प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता और मेरी सहमति है ना। उसका चेहरा उत्तेजना से तमतमाने लगा था। मेरे लिए गलत है रिया, मैं एक रिश्ते में हूँ और उस रिश्ते के प्रति ईमानदार रहना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसका कंधा थपथपाया था और दरवाजे की ओर चल पड़ा था। मुझे नहीं पता था दफ्तर में उसका सामना कैसे करूँगा, पर उससे फिर मिलना हुआ ही नहीं। उसने पहले लंबी छुट्टी ले ली और फिर इस्तीफ़ा भिजवा दिया। पता चला कि वह अपनी बहन के पास चली गई थी। मेरे लिए मोबाइल पर छोटा सा संदेश था, अब शायद कभी मिलना ना हो सकेगा, पर आपको भूल पाना मेरे बस में नहीं है। अंत में बोल्ड अक्षरों में लिखा था, और मुझे लगता है कि प्रेम एक पूजा है जिसे सच्ची आस्था और निष्ठा के साथ करना चाहिए। मैं इस पूजा को आजीवन करूंगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।